बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अब हम स्टार्ट करेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में कि हेपरिन और वारफरिन के क्या काम होता है। अब हम नेक्स्ट जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं वो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में हम 3-4 तरह के ड्रग्स पढ़ेंगे। एक तो एस्पिरिन है। अब एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसने इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन करानी है कॉक्स एंजाइम की। हम पीछे सारी डायग्राम्स देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि कैसे कॉक्स एंजाइम थ्रोम्बोक्सेन A2 बना रहा था। तो जब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दिए हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन हो रही है कॉक्स एंजाइम की, यानी कि कॉक्स एंजाइम इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाएगा तो थ्रोम्बोक्सेन A2 नहीं बनेगा। और जब थ्रोम्बोक्सेन A2 प्लेटलेट्स में नहीं बनेगा तो थ्रोम्बोक्सेन A2 का क्या काम था कि उसने प्लेटलेट एग्रीगेशन करवानी थी, तो अब प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। उसके अलावा एस्पिरिन एक और काम करता है, ए से याद रख लो कि एडीपी के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए? 75 टू 325 mg डेली इसकी डोज़ होनी चाहिए। अब जो हाई डोज़ होती है ना, प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। एट हाई डोज प्रोस्टासाइक्लिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसको ऐसे याद रखना है, एट हाई डोज इनहिबिट प्रोस्टासाइक्लिन प्रोडक्शन, और उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट हो जाएगी। और हाई डोज़ के ऊपर इसके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डोज़ डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी होती है, तो ये भी उन चीज़ों में मौजूद है जिनकी डोज़ डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी होती है। उसके अलावा ये वाली डायग्राम देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल का डिफेक्ट हुआ, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर कैसे प्लेटलेट्स को बाइंड कराते हैं सब एंडोथेलियल कोलेजन से। अब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है हमारे पास एक प्लेटलेट। अब इस प्लेटलेट की डायग्राम देखो कि ये है ग्लाइकोप्रोटीन 1A रिसेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे साथ में ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर भी पड़ा हुआ है। अंदर ये देखो कॉक्स एंजाइम पड़ा है जो रेक्लोनिक एसिड को थ्रोम्बोक्सेन A2 में कन्वर्ट कर रहा है, और कॉक्स को इनहिबिट कौन कर रहा था? एस्पिरिन। तो एस्पिरिन इस लेवल पे काम करता है। अब फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, उनकी डीग्रैनुलेशन हुई। डीग्रैनुलेशन से क्या रिलीज़ होता है? एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2। और इन्होंने क्या कराना है कि एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2 खुद प्लेटलेट्स के ऊपर ही काम करता है, ठीक है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है। तो क्या ख्याल है, एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2 के काम को प्लेटलेट्स के ऊपर इनहिबिट कौन करेंगे? क्लोपिडोग्रिल और टिक्लोडीपीन, ठीक है। तो टिक्लोपिडीन ने और क्लोपिडोग्रिल ने क्या करना है कि एडीपी के और थ्रोम्बोक्सेन के एक्शन को प्लेटलेट्स पे इनहिबिट करना है, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखें, ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर से इनके बीच में पड़ा हुआ है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर का काम है कि प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड करवाना फाइब्रिनोजन के ब्रिजेस के साथ। तो क्या ख्याल है, जब ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर इनहिबिट होगा तो ये फाइब्रिनोजन के ब्रिजेस बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये देखो ब्रिज नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस रिसेप्टर को कौन इनहिबिट करता है? एब्सिक्सिमैब, एप्टिफिबाटाइड, टायरोफिबैन, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए डायग्राम्स देखेंगे चीज़ें आपको उतनी अच्छी समझ आएंगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें कि एडीपी ऊपर से हमने देखा था एडिनोसिन जो कि एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होता था। तो एडिनोसिन की जो एंडोथेलियल सेल के अंदर एंट्री थी, यानी कि एडिनोसिन एंडोथेलियल सेल्स में जा रहा था, उसको कौन इनहिबिट करेगा? डायपाइरिडामोल और सिलोस्टाजोल, ठीक है। लेकिन एडिनोसिन ने जब प्लेटलेट्स के अंदर जाना है ना और फिर एडीपी में कन्वर्ट होना है, तो वहाँ पे भी उस लेवल पे भी उसको इनहिबिट किया जाना है, ठीक है। इस लेवल पे इसको कौन इनहिबिट करेगा? डायपाइरिडामोल एंड सिलोस्टाजोल, ठीक है। ये दोनों ने यहाँ पे भी इस लेवल पे भी इनहिबिट करना है कि एडिनोसिन की एंट्री एंडोथेलियल में नहीं होने देनी, और दूसरा एडिनोसिन को इनहिबिट करना है कि वो प्लेटलेट के अंदर ना जाए। अगर प्लेटलेट के अंदर जाके वो एडीपी में कन्वर्ट हो भी गया है तो उसके फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देना है। और फॉस्फोडाइस्ट्रेज का काम क्या है कि वो एडीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और फिर साइक्लिक एएमपी का क्या काम होता है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर्स को क्या करेगा के इनहिबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यही हो रहा है कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हुआ और उसकी वजह से साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, और जब साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो क्या ख्याल है, साइक्लिक एएमपी का क्या काम होता है? साइक्लिक एएमपी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा। तो ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एस्पिरिन कॉक्स के लेवल पे काम कर रहा है, 2B3A रिसेप्टर पे कौन काम कर रहा है? एब्सिक्सिमैब, एप्टिफिबाटाइड, टायरोफिबैन। एडीपी थ्रोम्बोक्सेन A2 के एक्शन को कौन इनहिबिट कर रहा है प्लेटलेट्स के ऊपर? क्लोपिडोग्रिल एंड टिक्लोपिडीन। उसके अलावा हमने कॉक्स एंजाइम का देख लिया, और यहाँ पे डायपाइरिडोमोल और सिलोस्टाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा कि कैसे वो एडिनोसिन को भी इनहिबिट कर रहे थे, और उसके अलावा फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को भी इनहिबिट कर रहे थे कि एडीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा। जब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, और उसके रिजल्ट में फाइब्रिनोजेन की ब्रिजेस नहीं बनेंगी। तो ये डायग्राम अच्छे से आपके माइंड में होनी चाहिए। अब डायपाइरिडामोल जो हम पढ़ रहे
हैं ये क्या है, ये वेज़ोडाइलेटर है और ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एडिनोसिन के अपटेक को ब्लॉक करता है, साइक्लिक एएमपी की अमाउंट को बढ़ाता है और साइक्लिक एएमपी की अमाउंट जब बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉरी एक चीज़ जो मैंने आपको थोड़ा-सा वो करवा दी है कि यहाँ पे साइक्लिक एएमपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है? और उसको कौन कन्वर्ट कराता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। तो अब क्या होता है कि जब फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या ख्याल है, साइक्लिक एएमपी एडीपी में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो साइक्लिक एएमपी की अमाउंट जब बढ़ जाएगी तो उसके बढ़ने की वजह से ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर ने इनहिबिट होना है। तो बस इस बात को आप ऐसे याद रख लें, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं कि डायपाइरिडोमोल ने क्या कराना है कि साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट को पोटेंशिएट करा देगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करा देगा। उसके अलावा ये प्लेटलेट्स पे एक्ट करता है वेसल वॉल वाले प्लेटलेट्स पे रादर देन ऑन द सर्कुलेटिंग वंस, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है कि इट एक्ट ऑन द प्लेटलेट्स ऑन द वेसल वॉल, इट्स डोज इज 150 to 300 mg पर डे। इट इज़ यूज्ड विद एस्पिरिन, यूजुअली इट इज़ यूज्ड विद एस्पिरिन। एंड व्हाट डज एस्पिरिन डू? एस्पिरिन इनहिबिट्स कॉक्स एंजाइम एट दिस लेवल, राइट? When we use it with aspirin, it reduces thrombus formation. When it is used with warfarin, it reduces इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद टिक्लोडिपिन, क्लोपिडाग्रिल और प्रसुग्रिल जो हमने पीछे पढ़े हैं, ये क्या करते हैं कि एडीपी को प्लेटलेट के साथ बाइंड होने से इनहिबिट करेंगे और उसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट फाइब्रिनोजिन के आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लोपिडोग्रिल की डोज 75 mg OD यानी दिन में 2 दफ़ा और टिक्लोपिडिन 250 mg BD OD वंस डेली, 75 mg वंस डेली एंड टिक्लोपिडिन 250 mg BD यानी कि 2 टाइम्स अ डे। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट क्लोडिपिन के क्या होते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, रैश। उसके अलावा इसने कराना है न्यूट्रोपीनिया और ब्लीडिंग। और क्लोपिडोग्रिल ने क्या कराना है, बेटर टॉलरेटेड, रेयरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपीनिया। तो इसका मतलब है क्लोपिडोग्रिल इज़ अ बेटर ड्रग। नेक्स्ट हमने चौथी जो ड्रग है एंटीप्लेटलेट वो है एब्सिक्सिमैब, एप्टिफेबाटाइड या टायरोफेबैन। ये क्या करते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, इन्होंने प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है। अब हम देखते हैं एप्टिफेबाटाइड और टायरोफेबैन जो हैं वो किस, एब्सिक्सिमैब, एप्टिफेबाटाइड, टायरोफेबैन देखो डायरेक्ट इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब डायरेक्ट उस रिसेप्टर को इनहिबिट करें, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेंगे, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हेमरेज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन और इरिथमियास हो सकते हैं पेशेंट को, ठीक है? अब क्या ख्याल है, एंटी प्लेटलेट को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ हम चाहते हैं क्लॉट ना बने, प्लेटलेट की एग्रीगेशन ना हो, उसमें होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, अनस्टेबल एंजाइना में यानी कि हार्ट के पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन में क्या मसले हो सकते हैं, जब सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ चल रही है पेशेंट को, या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, थोड़ी देर के लिए जो पेशेंट को अटैक होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक उसको कहते हैं। तो या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के पेशेंट में भी दे सकते हैं और कोरोनरी बाईपास इम्प्लांट के पेशेंट्स में भी दे सकते हैं एंटी प्लेटलेट्स, क्योंकि जिनको बाईपास और इम्प्लांट्स लगे होते हैं उनके अंदर थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक डायग्राम है जिससे आपको प्लेटलेट की चीज़ें समझने में आसानी हो सकती है। देखें एस्पिरिन कॉक्स लेवल एंजाइम के लेवल पे काम कर रहा है। उसके अलावा एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो थे उसमें हमने देखा था कि एएमपी बन साइक्लिक एएमपी से एडीपी बनता था, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है सिलोस्टाजोल और डायपाइरिडामोल। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिल और काम कर रहा था और एडीपी इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा था। ये वाली डायग्राम देख लेते हैं कि इस डायग्राम में भी शो हुआ हुआ है कि कैसे एस्पिरिन इस लेवल पे एक्ट करता है, कॉक्स के लेवल के ऊपर एक्ट करता है। एडीपी को जब हमने इनहिबिट करना है ना, एडीपी क्या कराती है, प्लेटलेट रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन। एडीपी को इनहिबिट कौन से ड्रग्स कराते हैं, ये टिक्लोडिपिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल एंड कैनग्रिल और टिकाग्रिल। और ये अगर आपकी बुक में ये सारे नाम ऐसे होंगे तो आपने वो नाम याद कर लेने हैं। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, अब जब प्लेटलेट रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है और हमने पढ़ा है कि कैसे वो फाइब्रिनोजन को आपस में बाइंड करते हैं एग्रीगेशन। तो इस लेवल पे कौन से एंजाइम, कौन से ड्रग्स ऐड करेंगे, एब्सिक्सिमैब, एप्टिफेबाटाइड एंड टायरोफेबैन जो इस रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे, ठीक है? उसके अलावा हमने देखा एस्पिरिन देख लिया और ये सारा हमने देख लिया कि किस तरह से प्लेटलेट्स काम करते हैं। यहाँ पे भी देख लें कि ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो रही है और यहाँ पे ये टिक्लोडिपिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल और टिकाग्रिल और इन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ये थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर भी प्लेटलेट के ऊपर मौजूद होते हैं और थ्रोम्बोक्सिन हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट में कैसे बनता था, कॉक्स से बनता था। तो कॉक्स को इनहिबिट कर रहा है एस्पिरिन। और फाइब्रिनोजन क्या कराता है कि वो क्रॉस लिंकिंग कराता है प्लेटलेट्स की और किन रिसेप्टर्स के थ्रू कराता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर्स। ये देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर्स थे, ये आपस में क्रॉस लिंक हो जाते हैं और 1B रिसेप्टर से वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ बाइंड होते हैं और सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ। तो इन रिसेप्टर्स को किसने इनहिबिट करना है, एब्सिक्सिमैब, एप्टिफेबाटाइड एंड टायरोफेबैन, ठीक है? उसके बाद ये वाला भी देख लें,
कि नहीं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ तक आपने एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या होते हैं। अब हम बुक से जल्दी जल्दी इसको रिव्यू कर लेते हैं। अब हमने पढ़ लिए हैं सारे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, हमने देख लिया कि उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं। हम जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। प्लेटलेट के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। उसके अलावा हम किस चीज़ की प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं? आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, जिनमें आर्टरी में थ्रोम्बोसिस बन रहे होते हैं, उनमें देते हैं। उसके अलावा किसकी प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं? प्रोफाइलैक्सिस में भी, और थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, यानी हमने थेरेपी भी करनी है और प्रोफाइलैक्सिस भी देना है। जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, पीछे हमने पढ़ा था ना कि हम उनको एंटीकोएगुलेंट्स के साथ ये वाली ड्रग्स मिला देते हैं। उसके अलावा इन्फार्क्शन या स्ट्रोक के बाद एंटी प्लेटलेट थेरेपी 2 घंटे के अंदर अंदर आपने बिगिन कर देनी है, वरना बेनिफिट नहीं होगा पेशेंट को, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपने लाजमी एंटी प्लेटलेट थेरेपी स्ट्रोक के पेशेंट में देना शुरू कर देनी है। अब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को किस चीज़ के साथ देते हैं? थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के साथ देते हैं, हेपरिन भी साथ में देते हैं, ताकि क्या हो कि जो वेसल्स ब्लॉक हुई हुई थी ना थ्रोम्बस की वजह से, वो वेसल खुलना स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है। उसके अलावा हम एंजियोप्लास्टी या जब स्टंट डाल रहे होते हैं हार्ट के पेशेंट्स में, तब भी हम ये वाले ड्रग्स देते हैं, ठीक है। और अगर एंटी प्लेटलेट ड्रग जो हम दे रहे होते हैं ना पेशेंट को, तो क्या ख़्याल है, हम प्लेटलेट्स मेन चीज़ को इनहिबिट कर रहे हैं, तो उनका ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट्स का ऑब्वियसली हो जाता है। एस्पिरिन क्या थी? हमें पता है कॉक्स का इनहिबिटर थी, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है और ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ाएगी, क्योंकि प्लेटलेट जब एग्रीगेट ही नहीं हो रहे, प्लेटलेट इनहिबिट हो रहे हैं, कॉक्स एंजाइम में कुछ बन ही नहीं रहा, प्लेटलेट्स जमा ही नहीं होंगे, तो क्या ख़्याल है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के पेशेंट्स को देते हैं, ताकि उनमें कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में एंजाइना वगैरह ना हो, यानी कि हार्ट की डेथ ना हो। उसके अलावा इसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के साथ देते हैं। और हमें पता है कि एस्पिरिन कॉक्स को कैसे इनहिबिट करता है? एसिटाइलेट करता है उसको, ठीक है, और इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। और आगे हमने सारा पढ़ा था कि प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोक्सेन A2 बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन किस में बनता था? एंडोथेलियल सेल्स में बनता था। तो अगर उनमें एंडोथेलियल सेल्स में एंजाइम इनहिबिट होता है, तो वो कहीं ना कहीं से रिकवर करा लेते हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोक्सेन A2 का जो कॉक्स एंजाइम इनहिबिट होता है ना, वो इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाता है। तो इसलिए उनके अंदर थ्रोम्बोक्सेन A2 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और डेफिशिएंसी स्टेट हो जाती है उन पेशेंट्स में। एस्पिरिन की वजह से थ्रोम्बोक्सेन A2 की और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। एक और बात उन्होंने की है कि अगर आइबुप्रोफिन साथ ली जाए एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के, तो वो क्या करेगी कि वो आइबुप्रोफिन क्या करती है कि वो रिवर्सिबली बाइंड करती है कॉक्स के साथ, ठीक है। तो क्या करेगी कि आइबुप्रोफिन जो है वो कॉक्स एंजाइम के ऊपर, आइबुप्रोफिन ने भी बाइंड करना है, एस्पिरिन ने भी। तो आइबुप्रोफिन क्या करेगी कि पहले आके बाइंड हो जाएगी, लेकिन वो रिवर्सिबली बाइंड करती है, ठीक है। और वो क्या करेगी कि जब आइबुप्रोफिन बाइंड हुई है, तो वो बेचारे एस्पिरिन को बाइंड करने देगी? नहीं बाइंड करने देगी, ठीक है। तो उसकी एक्सेस को इनहिबिट कर देगी और उसके एक्शन को एंटागोनाइज़ कर देगी, ठीक है। कि यानी कि जब हमारे पास अगर हमने एस्पिरिन के साथ आइबुप्रोफिन दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो एस्पिरिन का काम नहीं होने देगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है कॉक्स को और आइबुप्रोफिन रिवर्सिबली इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को। उसके अलावा हमने डायपाइरिडोमोल का पढ़ा था कि वो वेज़ोडाइलेटर होता है और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जाती हैं। उसके अलावा डायपाइरिडोमोल हमने बताया था कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की इफ़ेक्ट को भी पोटेंशिएट कराता है और फिर एडिनाइलाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होता है, जिस वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होती है, ठीक है। उसके अलावा डायपाइरिडोमोल को जब वारफरिन के साथ मिलाते हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनमें आर्टिफिशियल हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, उनमें फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके अलावा डायपाइरिडोमोल को हम वारफरिन के साथ भी देते हैं, एस्पिरिन के साथ भी देते हैं। एस्पिरिन के साथ कब देंगे? जब हमने स्ट्रोक की प्रिवेंशन करनी है पेशेंट में। उसके अलावा हमने पढ़े थे टिक्लोडिपिन और क्लोपिडोग्रिल भी पढ़े थे। ये भी ड्रग्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि ये इरिवर्सिबली प्लेटलेट की एक्टिवेशन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। और ये क्या करते थे? एडीपी रिसेप्टर्स पे काम करते थे। तो क्या ख्याल है, काम हो पाएगा उसका? नहीं हो पाएगा। तो एडीपी क्या करा रहा था? एडीपी ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करा रहा था, ठीक है। तो जब एडीपी ही इनहिबिट हो गया, एडीपी के रिसेप्टर, एडीपी का काम नहीं होगा, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर भी एक्सप्रेस नहीं होगा और प्लेटलेट की आपस में ब्रिजेस नहीं बनेंगी, ठीक है। और टिक्लोडिपिन और क्लोपिडोग्रिल क्या है? ये एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग हैं। ओरल टिक्लोडिपिन हमेशा ओरल देते हैं, ठीक है। और ये कब देते हैं? जब पेशेंट को थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक से प्रिवेंट करना हो, ठीक है। या वो पेशेंट्स जिनके अंदर एस्पिरिन जो नहीं ले सकते बेचारे, यानी कि जो एस्पिरिन नहीं ले सकते या जिनमें पहले भी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो चुका होता है, उनको टिक्लोडिपिन देते हैं। अब जो एडीपी इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन है ना, उसको जो आप इनहिबिट कर रहे हो इन एंजाइम्स के, इन ड्रग्स के थ्रू, उसको कितना टाइम लगता है? 4 दिन लगते हैं। और फुल इफ़ेक्ट आने में, यानी कि
4 दिन लगते हैं उसको काम करने में और फुल इफ़ेक्ट आने में तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं। टिक्लोडिपिन हमेशा फूड के साथ लेते हैं तो वो अच्छी अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, प्लाज़्मा प्रोटीन के साथ बहुत ज़्यादा बाइंड होती है और प्लाज़्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है और जाके लिवर में मेटाबोलाइज़ हो जाती है, ठीक है। जीआईटी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, न्यूट्रोपीनिया होता है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस भी देखा गया है टिक्लोडिपिन के साथ। लेकिन जो क्लोपिडोग्रिल है वो बेचारी अच्छी ड्रग है, वो ये सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं कराएगी। उसके अलावा एब्सिक्सिमैब, एप्टिफिबाटाइड और टायरोफिबैन, इनका हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ चुके हैं कि ये कैसे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, ये हम आईवी देते हैं। उसके अलावा एक और काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनवाई गई है जिसका नाम है एब्सिक्सिमैब, ठीक है। एब्सिक्सिमैब भी क्या क्या कराती है कि इस रिसेप्टर को इनहिबिट कराएगी और इस रिसेप्टर को इनहिबिट कराएगी तो क्या ख्याल है कि हम एग्रीगेशन प्लेटलेट्स की प्रिवेंट कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो ये जब पेशेंट की एंजियोप्लास्टी या जब उनका स्टंट डाला जा रहा होता है ना हार्ट में, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? फाइब्रिनोलिटिक थेरेपी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अक्सर पेशेंट्स में इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट हो जाता है इस एंटीबॉडी के ख़िलाफ़, ठीक है। तो एप्टिफिबाटाइड क्या है? ये हमारे पास एक साइक्लिक पेप्टाइड है और टायरोफिबैन एक नॉन पेप्टाइड है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है और इन दोनों ने इस रिसेप्टर को इनहिबिट करना है। और उसके अलावा क्या करेंगे कि जब इस रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी इसके साथ बाइंड नहीं होने देंगे। और इन सब का काम क्या है कि इन्होंने एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं ये सारे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स।